So hi, I'm Rishudit, and in today's video, we are going to discuss the factors affecting human resource planning. So what is human resource planning? We have already discussed about that in the previous video. So this human resource management series is going on this channel, Rishu Udit YouTube channel. So you may just go and check out this playlist. The link of this playlist is given below in the description box. So before discussing the factors which actually affect human resource planning, let's just get a briefing about the human resource planning. अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पे, इस चैनल पे, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक ब्रीफिंग आपको दे देती हूँ. Human resource planning is all about the process of forecasting the manpower needs, manpower requirements. आप human resource planning में करते क्या है कि कितने लोग आपको चाहिए होंगे और किस किस टाइप के लोग आपको फ्यूचर में चाहिए होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में. उसके आप दो एनालिसिस करते हो. वन, यू गेट टू फोरकास्ट द डिमांड. एक तो आप डिमांड को फोरकास्ट करते हो कि कितने कितने और किस किस टाइप के लोग चाहिए होंगे, टाइप एंड द नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड. ओके. और दूसरा आप फोरकास्ट करते हो सप्लाई की. आप अब उनको लाओगे कहाँ कहाँ से. ठीक है, इंटरनली आप लोगों को डेवलप करोगे उन पोजीशंस के लिए, या आउटर साइड से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप उन लोगों को रिक्रूट करोगे. तो जहां से भी जो भी आपकी सप्लाई के मीन्स रहेंगे आप उन सबको फोरकास्ट करते हैं एंड देन यू मैच दिस डिमांड एंड सप्लाई. तो ये आपका बेसिकली क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको दो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस को फेस ना करना पड़े. वन इज सरप्लस एंड वन इज डेफिशिएंसी. ये आपकी मैन पावर सरप्लस और मैन पावर डेफिशिएंसी आपको ना देखने को मिले, इसलिए आपकी मैन पावर प्लानिंग की जाती है. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. अब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आपके क्या हो सकते हैं. टाइप्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल, environmental uncertainties, outsourcing, nature of jobs being filled, type and quality of information and time horizons. तो इन सबको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में. तो ध्यान से आपने एक एक चीज को समझना है. फर्स्ट कम्स योर टाइप एंड स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उसमें एक तो आज आपका आ गया कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक आपका आ गया स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब टाइप में हम क्या बात कर सकते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. मैन्युफैक्चरिंग है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका प्रोसीजर या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इम्प्लॉइज चाहिए होंगे. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आपको ज़्यादा इम्प्लॉइज चाहिए होंगे, तो इसलिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अफेक्ट करेगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को. नेक्स्ट आपका आ जाता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ नीडेड, कि अब आपको मैनेजरियल पर्सनेल चाहिए है या एग्जीक्यूटिव्स चाहिए हैं या ब्लू कॉलर वर्कर्स चाहिए हैं. ये सब भी चीज़ें हैं जो कि हम इसी के हेडिंग के अंदर डालते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, किस टाइप के लोग आपको चाहिए. या इसके अलावा एक आप ये भी डाल सकते हो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि आपका पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप है. जैसे अगर सपोज आपका एक बहुत ही छोटा बिजनेस है, 3-4 लोगों का है, तो उसमें आई डोंट थिंक कोई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है. उसमें हार्डली ही आपकी कोई प्लानिंग होती होगी. तो मोस्टली जो आपके लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एमएनसीज हैं, वहीं आपकी क्या है जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो स्ट्रैटेजी क्या कहती है. अगर सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनिकली ग्रो करने की, तो उसके लिए ऑब्वियस है कि एडिशनल एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, उनको हायर करना पड़ेगा. अब अगर कोई स्ट्रैटेजी है मर्जर की या एक्विजिशन की, तो उसमें क्या होगा. अब सपोज दो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मर्ज किया आपस में, तो फिनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, ह्यूमन रिसोर्स हेड, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन हेड आपके इस कंपनी में भी थे और इस कंपनी में भी ह्यूमन रिसोर्स हेड, फिनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, प्रोडक्शन हेड, ये सब थे. तो अब जब ये दोनों मर्ज हो गए, ये जब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गए, तो अब आपके पास दो मार्केटिंग हेड हो गए, दो फिनेंस हेड हो गए, दो एचआर हेड हो गए. तो उनका वो क्या है कि डुप्लीकेसी आ जाती है. ठीक है, उतनी जरूरत आपके ऑर्गेनाइजेशन में अब नहीं रहती. हर चीज के लिए दो दो एम्प्लॉयज को, दो दो हेड्स को तो रखा नहीं जा सकता, कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा और जरूरत भी नहीं है. तो उसके लिए आपको अब ले ऑफ्स करने पड़ेंगे. ठीक है, इन 3-4 को तो हटाना ही पड़ेगा, या तो इन 3-4 को या इन 3-4 को. तो ये सब चीजें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो कैसे अफेक्ट होगी, उसकी हम ये बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग. अब ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल क्या होती है. जो भी आपकी जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, वैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करता है. सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है, या आप इसको एम्ब्रॉयनिक स्टेज भी बोल सकते हो. मतलब कि वो जस्ट पैदा हुआ है. ठीक है, अभी उसकी ग्रो करने की स्टेज है.
अब वो धीरे धीरे ग्रोथ करा उसने और वो पीक पे चला गया, दिस इज द स्टेज ऑफ ग्रोथ। जब वो पीक पे जाता है उसके बाद वो मैच्योरिटी की साइड आना शुरू हो जाता है। अब ये जो है कि इसका मैच्योरिटी वाला फेज चल रहा है कि वो हर चीज में इनफ ग्रो कर चुका है, अब उसके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहा है कुछ ग्रो करने का, और उसके बाद वो फाइनली बिल्कुल डिक्लाइन कर जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, जब उसमें कुछ भी बैंकरप्सी का केस हो जाए या सपोज वो फिनेंसेस को अपने प्रोडक्शन को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल डिसेबल हो गया है, तो वो डिक्लाइन की स्टेज में आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेजेस हैं ग्रोथ का, इंट्रोडक्शन का, मेच्योरिटी का, डिक्लाइन का, इन सब में आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस किस टाइप की रहेगी, क्या क्या रहेंगी, तो वो हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज योर एम्ब्रॉयनिक स्टेज। एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे आपकी लिटिल और नो पर्सनल प्लानिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो एक कंपनी जस्ट स्टार्ट हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टार्ट होते ही 500 लोगों की कंपनी बन जाएगी या 1000 लोगों की कंपनी बन जाएगी, है ना। वो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सपोज 20 लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं, 50 लोग मैक्सिमम मिलके बना रहे हैं, तो उसमें पर्सनल प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वो एक बार में मिलके सब स्टार्ट कर ही रहे हैं, चीजों को सीखेंगे, करेंगे, फिर वंस दे हैव रीच्ड दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है, वंस दे रीच दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ, उसके बाद फिर अब वो हर तरीके से ग्रो करेंगे। उनके एम्प्लॉयज भी दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लेकर के आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, न्यू मेथड्स, न्यू प्रोसीजर्स, हर चीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वहां पर आपकी जो है पर्सनल प्लानिंग की एक्चुअल में जरूरत आती है, जहां पे आपको हाईली एंड अटेंटिवली जो है ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना पड़ता है वेल इन टाइम। तो यहाँ पर आपका एचआर फोरकास्टिंग भी आ जाता है, एज वेल एज इंटरनल डेवलपमेंट भी आ जाता है, ठीक है। अब जो एम्प्लॉय शुरू से जुड़े हुए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक लेकर आए हैं ग्रोथ की स्टेज तक, तो उनमें भी इतना ज्यादा कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, वो उन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्क्रैच से देखा है, पढ़ा है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चीज को जानते हैं, उसके विजन को जानते हैं, ठीक है। तो अब उनसे बेटर एम्प्लॉय और कोई नहीं हो सकता। तो अगर उनमें XYZ स्किल की कमी है या उनके अंदर किसी एक पर्टिकुलर चीज की कमी है जो उनको एक बड़े मैनेजर की पोजीशन पे लाने से रोक रही है उनको, तो बेटर है आप बाहर से किसी को उठाओ। इससे अच्छा है कि आप उनको ही 6 महीने लगा के, साल लगा के वो ट्रेनिंग दो, चाहे प्रैक्टिकली या थियोरिटिकली आप उनको पढ़ाओ, डेवलप करो, ग्रो करो, जॉब रोटेशन के थ्रू, सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली से बोला जाता है, और उनको रेडी किया जाता है बड़ी पोस्ट के लिए, जो मैनेजरियल पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए उनको फर्दर रेडी किया जाता है ताकि वही लोग आपके अपॉइंट किए जा सकें ऑन बेटर पोजीशंस, ठीक है। तो ये इंटरनल डेवलपमेंट, एचआर फोरकास्टिंग, ये सब किसका पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अब आ जाती है आपकी मैच्योरिटी की स्टेज। ओके, अब आपकी आ जाती है मैच्योरिटी की स्टेज। तो मैच्योरिटी में देखिए आपका कुछ भी बहुत ज्यादा नया ऐड नहीं हो रहा है, नए इंप्लॉइज को अब आपने हायर नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपके पिछले इंप्लॉइज हैं अब आपको उनको ही मेंटेन करके रखना है, मोटिवेट करके रखना है, ठीक है। एट्रीशन को मैनेज करना है। अब वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना चले जाएं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस की बात होनी चाहिए। आप उनको इस तरीके से कन्विंस करके रखोगे, मोटिवेट करके रखोगे कि अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, क्योंकि उन्हीं वो अब आपके पिलर्स बन चुके हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खड़ा है, जो चला रहे हैं एक्चुअली आपके ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? रिटायरमेंट का। अब कुछ लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, रिटायरमेंट की स्टेज पर वो लोग आ गए हैं, तो उनको कैसे प्रॉपरली रिटायर करना है, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैसे देने हैं, उन सब पर भी किसको प्लान करना पड़ेगा? ह्यूमन रिसोर्स का काम है ये, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर ही आ जाएगा। नाउ लास्ट इज योर डिक्लाइनिंग स्टेज। तो जब आपका ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन की स्टेज पे आ जाएगा, ऐसे में उसे क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब सपोज उसको सेल्स शॉक आ रहे हैं, सेल्स शॉक का मतलब है कि उसकी सेल्स बिल्कुल नहीं हो रही है कंपनी में, या फिनेंसेस जो है वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहा है, काफी डेफिशिएंसी चल रही है फिनेंसेस को लेके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, और कैसे वो अपने एम्प्लॉइज को पे करेगा? तो ऐसे में उसे क्या करना पड़ेगा? उनको वहां से निकालना पड़ेगा। तो डिक्लाइन की स्टेज में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या काम आ जाता है कि वो ले ऑफ्स प्लान करता है, कैसे कैसे उन लोगों को न्यू जॉब्स फाइंड आउट करने में हेल्प करना है, कैसे उनको ले ऑफ करना है, रिट्रेंचमेंट करना है, ठीक है। ये सब आपके क्या थे? डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और इन पे आप क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, कैसे वो अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज। अब देखिए, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज हमेशा से थी, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो हमेशा चलते रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, तो मॉडर्न टाइम्स में तो इतना ज्यादा अनसर्टेन हो गया है सब कुछ कि आपको आज बैठे बैठे नहीं पता कि कल या आज रात को क्या हो जाना है, ठीक है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को वेल प्लान करना पड़ता है, रिएक्टिव भी उसको प्लान करना पड़ता है और अडेप्टिव वे में भी उसको प्लान करना पड़ता है, ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं वो आप फोरकास्ट ही नहीं कर सकते।
आपने सोचा ही नहीं होता कि ये भी हो जाएगा, तो ऐसे केस में आप फोरकास्ट तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो उसमें फिर आपको रिएक्टिव अप्रोच ही यूज करनी पड़ती है कि जब वो हो जाता है, वो चेंज आ जाता है या वो रिक्वायरमेंट्स आ जाती है मार्केट के अंदर, उसके बाद आप रिएक्टिवली जो है फटाफट से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं उसी पॉइंट पे कि कैसे अब हमें फ्यूचर में एक्शन लेना है। और अडेप्टिव क्या होता है कि आप पहले से ही एनवायरनमेंट को फोरकास्ट करें, एंटिसिपेट करें एंड देन अडेप्टिव बनाएं अपने वर्कफोर्स को, उसी के अकॉर्डिंग अपनी एचआर की पूरी प्लानिंग करके रखें। तो फर्स्ट आ जाता है आपका दिस पॉलिटिकल चेंज। तो पॉलिटिकल चेंज में जैसे अगर सपोज आपकी कोई न्यू पॉलिटिकल पार्टी आने वाली है और हमें ये थोड़ा बहुत एंटिसिपेशन है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ये चेंज कर सकती है इसके हिसाब से, तो हम उसके लिए पहले से अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके रखें। लॉज एंड लेजिस्लेशन ये सब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर सोशल अनसर्टेनिटीज। तो जैसे कोविड का मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। किसी ने नहीं सोचा था उस टाइम, ना किसी ने फोरकास्ट किया था कि ऐसा कोई अनसर्टेनिटी आने वाली है या चेंज आने वाला है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो एक ये बहुत ही बड़ा और अनफेवरेबल चेंज था हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें एचआर को बहुत सारे प्लान्स बनाने पड़े, बहुत सारे एक्शंस क्विकली परफॉर्म करने पड़े, जैसे कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम से कैसे उनसे काम लेना है, क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ लोग जो ऐसे भी थे जिनका काम इस टाइप का था, उनकी वर्क प्रोफाइल ऐसी थी कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू वर्क फ्रॉम होम, उनका वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता था। तो ऐसे में उनको कैसे कंपनी से निकालना है, और अगर हम उनको निकाल नहीं सकते तो कैसे उनकी सैलरीज कट करनी है। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल थे, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर, लोगों की सैलरीज 60% 70% तक कट कर दी गई थी, तो विच वॉज वेरी पेनफुल एज वेल टू हियर। बट ये सोशल चेंजेस जो थे वो अनअवॉइडेबल थे, अनफेवरेबल थे। बट ये सब चेंजेस क्या अफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। इकोनॉमिक चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि सपोज आपकी जो मिनिमम वेज रेट है वो चेंज कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के काफी लॉज हैं, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है इंडस्ट्री के, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग। तो वो सब एचआर को टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है और उसी के हिसाब से जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट इज योर नेचर्स ऑफ जॉब्स बीइंग फिल्ड। तो अब ये पॉइंट क्या कहता है कि आपको किस टाइप की जॉब्स पे लोगों को लेके आना है, किस टाइप की जॉब्स को भरना है लोगों से, वो भी अफेक्ट करेगा आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। तो अब वो कैसे करेगा, ये कहता है कि शॉप फ्लोर वर्कर्स होते हैं ना, जहां पर स्किल का लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। शॉप लेवल वर्कर्स को मोस्टली एक दो चीजें होती हैं जो आप चेक करते हो कि उनको ये काम करना आना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको उनकी एनालिटिकल स्किल्स और जजमेंटल स्किल्स ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा सोर्स पे जाएंगे और वहां से लोगों को पिक करेंगे। नेक्स्ट इज lot of sourcing, lot of human resource planning is necessary for hiring managerial personnel। rather अगर हम मैनेजरियल लेवल के लोगों को हायर कर रहे हैं या एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे राउंड्स रखने पड़ेंगे, उनकी एक एक चीजों को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज टाइम ओरिजिन। तो टाइम ओरिजिन क्या कहते हैं ना, देखिए टाइम ओरिजिन होता है कि कितने टाइम के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब वो किसके साथ, किस पे डिपेंड करता है, किसके साथ वेरी करता है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि आपके एनवायरनमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप अपना प्लानिंग पीरियड क्या रख सकते हैं। अगर सपोज आप समझने की कोशिश कीजिए इसे कि अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में हर 6 महीने में कोई इतना बड़ा चेंज आ जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक जो एनवायरनमेंट है जो आपको अफेक्ट करती हैं चीजें, वो अगर हर 6 महीने इतना चेंज हो जाती है, सपोज कस्टमर का डिमांड पैटर्न है या कुछ भी है, तो ऐसे में आप बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना के नहीं रख सकते। फायदा क्या होगा अगर आप 2 साल का प्लान बना के रख दो, चीजें आपकी 5 महीने में चेंज हो जानी है, तो कोई फायदा नहीं होगा ना उस प्लान को, आपने अल्टीमेटली रिवाइज ही करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा उस प्लान को। तो ऐसे में आपको सिर्फ 5-6 महीनों के ही प्लान बनाने पड़ेंगे, और इट मे बी पॉसिबल कि आपको 3 महीने का प्लान बनाना पड़े, ठीक है। तो इस चीज को हम एक टेबल के साथ समझते हैं। अभी ये कहते हैं कि जहां पर जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, जितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, उतना ही आपको शॉर्ट प्लानिंग पीरियड रखना है, ओके। और जितना ज्यादा सर्टेनिटी है एनवायरनमेंट के अंदर, स्टेबिलिटी है, उतना ही आप लॉन्ग प्लानिंग पीरियड अफोर्ड कर सकते हो। तो लॉन्ग प्लानिंग पीरियड आप क्या जाते हैं, 3 years to 20 years ऑन एन एवरेज। शॉर्टर प्लानिंग पीरियड्स आर 6 months to 1 year, ओके। अब बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी कहाँ होती है, जहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो आपके,
ठीक है। अगर सपोज मैं एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी हूँ और बहुत सारी ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं मेरे साथ जो मोबाइल्स को बना रही हैं, तो वो हर रोज या हर नए महीने वो ऐसे ऐसे फीचर्स लेकर के आ रही है कि जिसकी वजह से मेरी चीज आउटडेटेड हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में मैं बहुत लंबे प्लान्स नहीं बना सकती हूँ, मुझे शॉर्टर प्लान्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन है मार्केट के अंदर, कोई जल्दी से आके आपको इम्पैक्ट नहीं करने वाला, किसी से आपको जल्दी से कॉम्पीट नहीं करना, तो आप लॉन्गर प्लानिंग पीरियड्स जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप पर लोगों का इम्पैक्ट नहीं आता, आपसे लोग कॉम्पीट नहीं करते, आप लोगों पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं अगर आपकी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। नेक्स्ट ये कहता है कि रैपिड चेंजेस अगर हो रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस अगर हो रहे हैं, तो भी आप अनसर्टेन ही कहेंगे एनवायरनमेंट को। लेकिन अगर इवोल्यूशनरी चेंज हो रहे हैं, मतलब क्विक और रैपिड चेंज की बजाय धीरे धीरे वो चेंजेस आपके सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो आप एक लॉन्गर प्लानिंग पीरियड को अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस की जो डिमांड पैटर्न्स हैं वो अगर अनस्टेबल हैं तो शॉर्टर, अगर वो स्टेबल हैं तो लॉन्ग टाइम पीरियड्स। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल साइज स्मॉल है, आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पुअर हैं, तो आपको शॉर्टर प्लान्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे एग्जांपल लें हम यूनिवर्सिटी का, ठीक है, यूनिवर्सिटी आपके आ जाएंगे इसमें सर्टेन एनवायरनमेंट वाले एग्जांपल्स में। तो जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर एक बार सिलेबस बना दिया तो बना दिया, वो अब 10 साल तक वही चलेगा। अगर प्रोफेसर्स को अपॉइंट कर दिया तो वो बहुत लंबे टाइम तक स्टे करते हैं उस यूनिवर्सिटी में। तो ये क्या है, बहुत ही एक स्टेबल एनवायरनमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, वहां पर कोई चीज एक बार डिटरमाइन कर दी, कोई चीज एक बार पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए, अब वो आपके बिल्कुल प्रॉपर वे में मैनेज होंगे, प्रॉपर वे में कैरी आउट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग प्लानिंग पीरियड्स बनाए जाते हैं, हर चीज के लॉन्ग प्लान्स बनाए जाते हैं। जबकि शॉर्टर प्लान्स का एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो वो है एआई बेस्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो एआई अब हर रोज नई नई चीजें लेके आ रही है, नए फीचर्स लेके आ रही है, नए सॉफ्टवेयर्स लेके आ रही है। तो ऐसे में अगर कोई फर्म की जो टेक्नोलॉजी है या फर्म का जो काम है वो एआई पे बेस करता है, तो उसमें इतने चेंजेस आने वाले हैं, हर रोज नया चेंज को देखने को मिलेगा, तो उसमें वो लंबे प्लान्स बना ही नहीं सकती। ठीक है। नेक्स्ट इज योर टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, फोरकास्ट आप ऐसे ही तो कर नहीं सकते, वो इंफॉर्मेशन पे ही बेस होती है। आप कितने लोगों की हमें डिमांड होगी और कितने लोग कहाँ कहाँ से आएंगे, सप्लाई क्या होगी, वो ऐसे ही बैठ के खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। वो बेस्ड होती है किस पे, इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन किस टाइप की, डिमांड किससे पता चलेगा आपको। सपोज प्रोडक्शन शेड्यूल्स हैं, ठीक है, आपने ये पता लगाया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन शेड्यूल्स क्या रहेंगे, ठीक है, कितना कितना प्रोडक्शन चाहिए होगा। तो अब इस मशीनरी पर प्रोडक्शन करने के लिए, सपोज 1000 यूनिट बनाने के लिए हमें 10,000 घंटों की जरूरत है। तो अगर एक आदमी 100 घंटे काम करेगा तो हमें ऐसे ऐसे 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं, स्टैटिस्टिकली टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। And only on the basis of such information, such kinds of information, we actually forecast the demand and supply. Okay, सप्लाई के लिए भी इसी टाइप की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि इंटरनली हमारे पास कैसे कैसे इंप्लॉइज अवेलेबल हैं, उनमें से कौन से इंप्लॉइज ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है बड़ी पोजीशंस पे आने का थ्रू सम ट्रेनिंग प्रोवाइडेड। बाहर से हम कहाँ कहाँ से किन किन लोगों को हायर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। वन इज योर स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन, तो जो आपकी टॉप मैनेजमेंट से आपको मिलती है कि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स क्या रहेगा, कस्टमर मिक्स क्या रहेगा, ये सब जोग्राफिकल लिमिट्स क्या रहेंगी मार्केट की। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये सब हो जाती है आपकी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अब देखिए, मैं इस वीडियो में हर एक पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक एक पॉइंट को अपनी सेंस से अगर समझने की कोशिश करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, तो आप इजीली समझ पाएंगे और बहुत मजा आएगा आपको। करके देखना, ट्रस्ट मी। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, अब आप अगर सपोज एचआर हो, एचआर प्लानर हो, तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पता लगे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ यहाँ इन सिटीज से होके जाएगा, तो अब आप क्या प्लान कर सकते हो कि मैं इन सिटीज में अपना एक एक बंदा या दो दो बंदे बिठा दूं, ताकि चीजें जो है थोड़ा ईज पे हो जाएं या मुझे आउटसोर्स ना करना पड़े फंक्शन को, और मैं इससे थोड़ा सा अपना एक्सपेंस भी बचा लूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको पता चल गया कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस आपके क्या है या लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब चीजों का आपका थोड़ा या ज्यादा इंपैक्ट जो है किस पे आने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से ही स्पेसिफिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की आप बात करें, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड जो है वो क्या है, आपकी जॉब एनालिसिस। जैसे जॉब एनालिसिस तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
किसी भी जॉब की जब एनालिसिस जब तक आपके पास नहीं होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी स्पेसिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी, तब तक आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि उसके लिए आपको किस टाइप का बंदा चाहिए होगा, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस हर जॉब का आपके पास होना चाहिए। स्किल इन्वेंट्रीज, मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज को स्टडी किया जाता है। ठीक है, कंपेंसेशन प्रोग्राम्स, अब ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्या है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वालिटी क्या कहती है अब कि इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप फोरकास्ट कर रहे हो वो आपकी क्वालिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब वो आपकी बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मिली कि हमें 1000 यूनिट पे काम करने की जरूरत है, 1000 यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है, आपने उसके अकॉर्डिंग 100 लोगों को हायर करने का प्लान बना दिया, लेकिन अब एक्चुअली प्रोडक्शन जब उस टाइम पे आके किया तो उन्होंने सिर्फ 500 यूनिट्स का किया। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपने सरप्लस लोगों को हायर कर लिया, वो आपका वेस्ट हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया कंपनी का। ठीक है, तो प्लानिंग तभी सही हो सकती है जब आपके पास इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आपने वो प्लानिंग की है वो इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो। तो इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा मैटर है। नाउ लास्ट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या कहता है कि इफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू आउटसोर्स एनी स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम अगर HR या उसका टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि वो उसको आउटसोर्स करेगा, जैसे सिंपल एक रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर HR ने डिसाइड किया कि उसको रिक्रूटमेंट का एक स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट का फंक्शन जो है वो आउटसोर्स करना है, ठीक है, किसी एक बाहर XYZ पार्टी से वो आउटसोर्स करा लेगा उसे एज इट इज, तो ऐसे में उसे क्या करने की जरूरत है, इट हैज टू प्लान फॉर ले ऑफ्स एंड रीडिप्लॉयमेंट। ये क्यों करना पड़ेगा, अब जो लोग ऑलरेडी उसके चाहे 5 लोग हों चाहे 10 लोग हों जो रिक्रूटमेंट का काम कर रहे थे उसके ऑर्गेनाइजेशन में, अब उन 10 लोगों का क्या होगा। ठीक है, या तो आप उनको ले ऑफ कर दोगे या तो कंपनी से निकाल दोगे कि अब हम ये फंक्शन जो है आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर से करा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी रिक्रूटर से, तो हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमने उनको निकाल दिया ऑर्गेनाइजेशन से। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, रीडिप्लॉयमेंट। तो रीडिप्लॉयमेंट के अंदर क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानर, वो उसको रीडिप्लॉय करने का सोचता है, उसके लिए प्लानिंग करना शुरू करता है कि क्या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी और पोस्ट पे या किसी और पोजीशन पे उसको रीडिप्लॉय कर सकता हूँ। जैसे सपोज उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, वो एक्सेल जानता है चलाना, कंप्यूटर चलाना जानता है, वो छोटी मोटी चीजें मैनेज कर लेगा, रिक्रूटमेंट से उसको पूरा नॉलेज था ही रिक्रूटमेंट का, तो अब मैं उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग देके एक अच्छी पोजीशन पे रिहायर कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से रीडिप्लॉय भी उनको किया जा सकता है। नेक्स्ट इट सेज दैट इट इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पीपल टेम्परेरली, ठीक है, एक और सिचुएशन अब क्या आ जाती है, ध्यान से समझिएगा। अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी डिमांड आती है कि आपको टेम्परेरी बेसिस पे कुछ इंप्लॉइज की नीड है, आपको सिर्फ 100-50 इंप्लॉइज चाहिए, लेकिन वो टेम्परेरली चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए या 6 महीने के लिए चाहिए, तो उसके लिए HRP क्या कहता है कि आउटसोर्सिंग इज बेस्ट रादर देन हायरिंग देम। हायरिंग के लिए आप पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाओगे, फिर उनको रिक्रूट करोगे, हायर करोगे, प्लेस करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, उसे सिखाओगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाके चीजें ट्रेनिंग दोगे, और वो जब एक प्रॉपर इंप्लॉय बनेगा, काम करने लायक होगा, तब उसका जाने का टाइम आ जाएगा। तो इतना ज्यादा कॉस्ट एक्सपेंस आप उस पर करो, टाइम लगाओ, इससे अच्छा है कि उस पूरे फंक्शन को आउटसोर्स कर लो। तो इन एनी केस व्हेन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स people on a temporary basis, then outsourcing is always the best option. ठीक है, तो this was all about the human resource planning and the factors which affect human resource planning. आई रियली होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कैसे कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं जो अफेक्ट करती हैं, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो प्लान करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस पर कि कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू माय दिस series of human resource management. You may subscribe to this channel if you are new, so that you may get early notifications of all the upcoming videos of human resource management and other related business subjects. So thank you for watching, and please like, share and subscribe.